बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। दुआ ज़हरा केस में अब आगे क्या होने जा रहा है। सबसे पहले ज़हीर के गिर्द जो है वो ज़हीर का जो मामला है उसको डिस्कस करेंगे कि ज़हीर ने 7 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट से फांसी ज़मानत करवाई थी। अब आगे उसके पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। दूसरा डिस्कस करेंगे हम जो सलीम बाबर हैं, सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से इन्वेस्टिगेशन की गई और बहुत सारी चीज़ें वो सामने लाए हैं। उनकी कानूनी हैसियत क्या है, क्या इम्पेक्ट क्रिएट होगा पूरे केस में, उस जो इन्वेस्टिगेशन है, जो चीज़ें वो सामने लाए हैं, उनका इम्पेक्ट क्या बनेगा पूरे केस में। और तीसरा हम मामला डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट तकरीबन 8 से 10 दिनों में दुआ ज़हरा केस से मुतलिक बहुत अहम दिन है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होनी है। इस केस का फेट डिसाइड हो जाना है, अब ये आप जहन में रखिएगा। और इस केस में क्या होगा इस पे बात करेंगे। 7 जुलाई को सबसे पहले हम बात करते हैं ज़हीर, जिसके गिर्द जो है वो घेरा तंग हो रहा है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ज़हीर जो है, क्योंकि ज़हीर के मामले में जो को अक्यूज़ड हैं, मतलब शरीक मुलजमान हैं, जो निकाह खां और गवाह, उन दोनों की ज़मानत जब से कराची की ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद की है, ज़मानत बाद गिरफ्तारी, वो पहले से ही गिरफ्तार थे। बल्कि उनके लिए तो पुलिस ने ये कहा था कि चालान, सी चालान जो है पुलिस ने पेश किया था, अदालत में जमा करवाया था, और उनके लिए ये लिखा था कि अगर उनको इस केस से डिस्चार्ज भी कर दिया जाए तो पुलिस को कोई इतराज़ नहीं है। तो उस लिहाज से ये बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि इसके बावजूद जो अदालत है, ट्रायल कोर्ट है, उसने निकाह खां और उस गवाह की जो बेल है, ज़मानत है, उसको खारिज किया है। उनको जेल में ही रहना पड़ा, ईद ही जेल में गुजारी। तो अब उसका जो ट्रायल कोर्ट है, डेफिनेटली उसने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट, जो नई फैक्ट्स आए हैं, उनको देखकर ये फैसला दिया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसका इम्पैक्ट अब आगे क्या आने जा रहा है वो है ज़हीर पर। वो ज़हीर पर कैसे आना है। 7 जुलाई को ज़हीर ने प्रोटेक्टिव बेल कराई। जब से मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई है, तब से ज़हीर जो है वो एक्टिव हो गया है अपनी ज़मानत, मतलब गिरफ्तारी से बचने के लिए और ज़मानत के लिए। और 7 जुलाई को वही देखा आपने कि उसने फांसी ज़मानत करवाई। अब 14 जुलाई को रात 12 बजे तक उसकी हिफाजती ज़मानत है। 14 जुलाई तक अगर वो वहाँ से ट्रायल कोर्ट से अलग से अपनी जो है वो अबूरी ज़मानत नहीं करवाता, तो 14 जुलाई रात 12 बजे इसकी हिफाजती ज़मानत ख़त्म हो जाएगी और पुलिस किसी जगह भी किसी वक्त भी किसी जगह पे भी उसको गिरफ़्तार कर सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब एक दो रोज़ जो है वो उसके बाद आने को है और एक दो रोज़ के बाद ये तय हो जाएगा। और डेफिनेटली बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कराची ट्रैवल करेगा ज़हीर और वहाँ से अबूरी ज़मानत करवाएगा, लेकिन इसके अलावा क्योंकि हल ही कोई नहीं है, हर सूरत में वो उसने ज़मानत करवानी ही करवानी है। पहले इसका तरीकाकार ये होता है कि ज़हीर कराची जाएगा, वहाँ पे अबूरी ज़मानत करवाएगा, अबूरी ज़मानत उसको मिल जाएगी। अदालत कहेगी कि इसको गिरफ़्तार ना करें। आप जो नए जो रिस्पोंडेंट्स होंगे, जो फ्री कैन होंगे, मतलब मेहदी काज़मी हैं, और उनको जो नोटिसेज होंगे, पुलिस को नोटिस होगा कि पुलिस उसमें अब जवाब दे, तो उसमें कुछ दिन जो है वो अदालत जो है 6-7 दिन, 3-4 दिन भी हो सकते हैं, अदालत कहेगी कि उस रोज़ को आके उस पर आर्गूमेंट्स दें। और उस रोज़ को फिर आर्गूमेंट्स होंगे। आर्गूमेंट्स के बाद उसकी ज़मानत कन्फर्म होने या ज़मानत खारिज होने, दोनों का फैसला होगा। और ज़मानत खारिज होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि इस केस में निकाह खां और गवाह, उनकी ज़मानतें पहले ही खारिज हो चुकी हैं। हमेशा से आप ज़हन में रखें कि जो शरीक मुलज़म होता है और जो एक मरकज़ी मुलज़म होता है, मरकज़ी मुलज़म उसको कहा ही इसलिए जाता है कि उसका रोल ज़्यादा है, उस पे इल्ज़ाम ज़्यादा है। इस केस में जो शरीक मुलज़म होता है वो उसके बाद आता है। तो जिस केस में शरीक मुलज़म की ज़मानत जो है वो खारिज हो जाए, उसमें मरकज़ी मुलज़म का बचना इंतहाई मुश्किल होता है। तो इसमें भी बज़ाहिर हत्तुल मतलब यह कि तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि उसकी ज़मानत, अबूरी ज़मानत होगी लेकिन वो कन्फर्म नहीं होगी, खारिज हो जाएगी और ज़हीर जो है वो गिरफ़्तार हो सकता है। उसके बाद डेफिनेटली अगर ज़मानत जो है वो ट्रायल कोर्ट खारिज करेगी तो उसको गिरफ़्तार ही होना है और फिर जेल के अंदर होगा। और उसके बाद का सिनेरियो जो है वो सिंध हाई कोर्ट का फेट भी, जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने देखना है कि सिंध हाई कोर्ट ने ये नोटिस 21 जुलाई के लिए जारी किए हुए हैं।
उसमें भी ज़हीर ने अपने वकील को पेश करना है, दुआ ज़हरा को प्रोड्यूस किया जाना है। दुआ ज़हरा को 21 जुलाई को सिंध में ज़रूर पेश किया जाना है। आप ये कह सकते हैं कि अब मरहला जो जैसे जैसे दिन ये आगे बढ़ रहे हैं, ये केस अब अपने कंक्लूजन की तरफ जो है वो बढ़ रहा है और बड़े अहम मराइल की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा दूसरा मामला जो है वो जो बाबर सलीम साहब हैं, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से उसके इंटरव्यूज़ में मैंने सुने, उनके यूट्यूब चैनल को भी सुना। बतौर कोर्ट रिपोर्टर्स के हम भी सहाफ़ी हैं, हम भी इस किस्म की केसेस जो है वो कवर करते रहते हैं। मेरा ये ख्याल है कि उनका बड़ा क्रेडिट है, उन्होंने बहुत कोशिश की। बड़ा मुश्किल होता है इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन और इस किस्म की चीज़ें निकालना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। CDR जो उनकी लोकेशंस हैं, सारी चीज़ें निकालना बड़ा एक मुश्किल मरहला है। बहरहाल उन्होंने कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश है और उसमें लिंक्ड हैं, मतलब वो जो ज़हीर की वालिदा और उसके भाई जो शबीर, उसको लिंक किया जा रहा है इसमें। अब इसका जो असर क्या होगा हम इस पे बात करेंगे। एक तो बतौर सहाफ़ी उन्होंने एक चीज़ सामने लाई। सहाफ़ी का काम ही ये होता है कि जितने भी उससे जुड़े राज होते हैं उनको अपनी तौर पे इन्वेस्टिगेट करके सामने लाए, बाकी उसको हतमी शक्ल पुलिस ने ही देनी होती है। तो ये एक आप ये कह सकते हैं हिंट है पुलिस के लिए। तो अब आगे होगा क्या? अब होगा ये कि पुलिस इस जो नंबर्स हैं, जो उसकी ज़हीर की वालदा का नंबर है और जो शबीर है उसका नंबर जो है वो नंबर लेकर उनके CDR लेगी, उनकी लोकेशंस, उनकी इनकमिंग आउटगोइंग, कब वो कहाँ रहे इन दिनों में, जो जिन दिनों में बुनियादी तौर पर हमारे सहाफ़ी दोस्त बता रहे हैं। तो ये पूरा पुलिस इस पूरे को आप ये कह सकते हैं कि दोबारा से इस सारा प्रोसेस होगा। वो CDR के लिए अप्लाई करेंगे, CDR लेंगे। CDR वो होती है इनकमिंग आउटगोइंग कॉल, मैसेजेस, व्हाट्सएप, इंटरनेट होता है और उसमें लोकेशंस वगैरह भी सारी उसमें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें पुलिस लेगी, पुलिस उसको चेक करेगी, पुलिस उसको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगी। अगर वो पुलिस ये समझती है कि यही चीज़ें हैं जो ये कह रहे हैं, तो देन उसके बाद पुलिस चालान का हिस्सा बना के अदालत में पेश कर देगी। ये तरीकाकार है इसका। और इसका इम्पैक्ट अगले तीसरा मरहला ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारे केसेस इस्लामाबाद में भी हमने देखे कि जब इस किस्म का CDR का जो मामला आया है, तो CDR में अदालतें ये कहती हैं, अदालतों का ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि आप जो कन्वर्सेशन है, जो फ़ोन कनेक्ट हो रहे हैं उनकी कन्वर्सेशन या उनके हवाले से अगर कोई ऐसा बंदा और रिकॉर्ड कोई ऑन ओथ को बयान देता है तो उस बयान की क्या हैसियत है, तो इस चीज़ को डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तनाजुर में, और उसको साबित करना बड़ा ज़रूरी है। और वो पुलिस के हाथ में होता है कि पुलिस किस तरह उसको साबित करती है और किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करती है, किस तरह रिकॉर्ड पे लेके आती है। अब तीसरा जो मरहला जो मैंने आपको बताया कि जो अब 14 जुलाई उसकी ज़मानत जो है वो हिफाज़ती ज़मानत जो है वो ख़त्म हो रही है। उसके बाद 20 जुलाई को ट्रायल कोर्ट कराची की समाअत करेगी और 21 जुलाई को सिंध हाई कोर्ट में समाअत होगी। तो ये 3 तारीखें बहुत अहम हैं। आप ये कह सकते हैं कि अगले 10 रोज़ बहुत अहम है, क्योंकि 21 जुलाई को दुआ ज़हरा को ट्रायल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस भी करना है। तो वो एक ऐसा मरहला होगा जब दुआ ज़हरा एक तरफ से कह रही है कि मैं कराची नहीं जाऊंगी, मसाइल हैं या उसकी जान को ख़तरा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी। अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है। 21 जुलाई को सिंध पुलिस दुआ ज़हरा को प्रोड्यूस करती है, नहीं करती, क्या होता है, और उस रोज़ को सिंध हाई कोर्ट क्या कहती है, उसको वालिदैन के हवाले करती है या नहीं करती। तो ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात अभी आना बाकी हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस पर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।